जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एनवायरनमेंट के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को लेकर। और ये हमारा एनवायरनमेंट का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले एनवायरनमेंट की लगभग 45 से 50 क्लासेस पहले ही चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, तो यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन डिटेल में एक क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है उन सभी क्लासेज में आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन को देखते हैं और उनके डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि परिवार की इकाई होता है। परिवार की इकाई क्या होता है निम्नलिखित में से? तो पिता, माता, भाई बहन या फिर प्रत्येक व्यक्ति। तो परिवार की जो इकाई होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, परिवार में जितने भी व्यक्ति होते हैं, माता पिता चाचा दादा दादी, ये सभी परिवार की इकाई होते हैं। यदि एक संयुक्त परिवार होता है और यदि एकल या केंद्रीय परिवार होता है तो उसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे परिवार की इकाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है एकल परिवार के पति पत्नी के साथ रहते हैं। एकल परिवार के पति पत्नी के साथ रहते हैं। तो पति पत्नी के साथ कौन रहते हैं? एकल परिवार के पति पत्नी के साथ रहते हैं पुत्र पुत्रियां, माता पिता, चाचा चाची या फिर ये सभी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल या फिर केंद्रीय परिवार में पुत्र पुत्रियां जो कि अविवाहित होते हैं। ठीक है, वो पति पत्नी के साथ में रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है संयुक्त परिवार में पति पत्नी के साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में पति पत्नी के साथ कौन कौन रहते हैं? ठीक है, तो संयुक्त परिवार में यहाँ पर माता पिता भी रह सकते हैं, चाचा चाची भी रह सकते हैं, बच्चे भी रह सकते हैं, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी या फिर सभी। तो संयुक्त परिवार में ये सभी रहते हैं, ये सभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, बच्चों का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? बच्चों का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? पिता को, दादा दादी को, माता को या फिर शिक्षक को? तो बच्चे का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? माता को। ऑप्शन सी यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, ये है ऑप्शन सी, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। माता जो है बच्चों की प्रथम गुरु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, आदर्श परिवार किसे माना जाता है? आदर्श परिवार, संयुक्त परिवार को आदर्श परिवार माना जाता है, छोटे परिवार को, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आदर्श परिवार माना जाता है छोटे परिवार को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, समाज की इकाई होती है व्यक्ति, कार्यालय, परिवार, इनमें से कोई नहीं? तो समाज की इकाई होते हैं व्यक्ति, कार्यालय, परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं। जो समाज की जो इकाई होती है, ठीक है, वो होती है आपकी ऑप्शन आ व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति समाज की इकाई होता है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे, 30 में से जितने भी आपके आंसर सही होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और जो लोग रेगुलर इस वीडियो को देखते हैं उनको तो कमेंट करना ही आपके 30 में से कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, आप लोग रेगुलर कमेंट करते रहें यहाँ पर, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन यहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, लिखा हुआ है वर्तमान सामाजिक संदर्भों में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान है व्यक्ति का, शिक्षा का, रीति रिवाजों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शिक्षा का। वर्तमान सामाजिक संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है? शिक्षा का, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है एकाग्रता प्राप्ति का साधन है। एकाग्रता प्राप्ति का साधन है खेल, कार्य, योग या फिर ये सभी? तो एकाग्रता प्राप्ति के लिए ये सभी कार्य हैं, खेल, कार्य, योग एवं ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी कार्य जो है एकाग्रता प्राप्ति के लिए किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9, जंतुओं के रहने का स्थान को कहते हैं। जंतुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? जंतुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो गुफा, जंगल, आवास या फिर मैदान? तो जंतुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? आवास, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भोजन के पोषक तत्व शरीर की रक्षा करते हैं। लोगों से, जानवर से, व्यक्तियों से या फिर इन सभी से? शरीर भोजन के पोषक तत्व शरीर की रक्षा करते हैं। तो किससे करते हैं? लोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप प्राइमरी क्वेश्चन में किस प्रकार के, किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ प्राइमरी जो टेस्ट होता है, जो इसका एग्जाम होता है, ठीक है, वर्ग 3 का, उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल होता है काफ़ी
एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना तो ज़्यादा टफ होते हैं ना ही ज़्यादा इजी होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है इस वीडियो का। और ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक सेट आपको सुबह देखने को मिलता है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस को भी, उनके प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, लिखा हुआ है भोजन से शरीर को प्राप्त होती है तो कमजोरी बिल्कुल भी नहीं होती, ऊर्जा, ऊष्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोजन से सबसे ज़्यादा, भोजन से क्या प्राप्त होती है शरीर को? भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी का कितना प्रतिशत, हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो हमारी पृथ्वी पर जो समुद्रों का भाग है या फिर कह सकते हैं जो जल हमारी पृथ्वी के टोटल क्षेत्रफल के 71% भाग पर, ठीक है, 71% भाग पर यहाँ पर जल पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मानव शरीर में यहाँ पर जो जल पाया जाता है वह है 70%। ठीक है, 70% जल पाया जाता है मानव शरीर में। आप लोगों ने टीवी में एक ऐड देखी होगी, हमारा शरीर बना है 70% जल से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 70% जल पाया जाता है यहाँ पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐड आती है बॉर्नवीटा वगैरह की तो उसमें यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, लिखा हुआ है जल के प्रमुख स्रोत हैं। जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो यहाँ पर वायुमंडलीय जल, पृष्ठीय जल, महासागरीय जल या फिर उपर्युक्त सभी। तो जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी स्रोत जल के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, नदियों, झीलों व जलाशयों का जल कहलाता है। नदियों, झीलों व जलाशयों का जल कहलाता है। तो ये कौन सा जल कहलाता है यहाँ पर? वायुमंडलीय जल, पृष्ठीय जल, भौम जल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नदियों, झीलों व जलाशयों को जो जल है वो कहलाता है भौम जल या फिर भूमिगत जल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 16, कृषि व वनस्पति उत्पादन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है पृष्ठीय जल का, महासागरीय जल का, भौम जल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृषि में और वनस्पतियों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला जो जल है वह भौम जल का किया जाता है, भूमिगत जल का। ठीक है, कुओं के द्वारा, नहरों के द्वारा और नदियों से जिस जल को निकाला जाता है वो भूमिगत जल होता है, भौम जल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लिखा हुआ है महासागरीय जल का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। महासागरीय जल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मत्स्य उद्योग के लिए, जल परिवहन के लिए, उपर्युक्त दोनों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक उपयोग तो यहाँ पर देख सकते हैं महासागरीय जल का किया जाता है, उपर्युक्त दोनों के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा मछली का जो उत्पादन का किया जाता है, जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं सबसे ज़्यादा महासागरों में से, समुद्र में से पकड़ी जाती हैं। और परिवहन है तो सबसे ज़्यादा परिवहन भी समुद्रों के माध्यम से होता है, हवाई इसके क्या जहाज़ों के द्वारा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 18, लिखा हुआ है सिंचाई के साधन हैं। सिंचाई के साधन हैं तालाब, नहरें, कुएं व नलकूप या फिर उपर्युक्त सभी। सिंचाई के साधन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो तालाब, नहरें, कुएं व नलकूप या फिर इनमें से या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो सिंचाई के प्रमुख साधन ये सभी हैं। ठीक है, तालाब से भी बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई होती है, नहरों से, नलकूप एवं कुओं से भी बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 139, लिखा हुआ है 139 प्रैक्टिस सेट का और 19वां वीडियो का। वायुमंडलीय जल पाया जाता है कणीय रूप में, जल वाष्प के रूप में, उपर्युक्त दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय जल पाया जाता है किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है जल वाष्प के रूप में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय जल पाया जाता है जल वाष्प के रूप में सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लिखा हुआ है बनावट की दृष्टि से भारत में कितने प्रकार की सड़कें हैं? बनावट की दृष्टि से भारत में कितने प्रकार की सड़कें हैं? ठीक है, तो यहाँ पर भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, लिखा हुआ है भारत में सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की कितनी मिल हैं ये आपको बताना है। तो 1866, 66 या फिर 1800। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं वो है 1800। ठीक है, 1800 मिलें हैं टोटल भारत में सूती वस्त्र उद्योग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत में
भारत में सूती वस्त्र उद्योग की निजी मिलें हैं, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की निजी मिलें कितनी हैं ये आपको बताना है। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग की निजी मिलें 82% है, टोटल मिलों का 82%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 गैस या फिर CFC गैस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण है। सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग इसी गैस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अम्ल वर्षा का प्रमुख या फिर मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये जब वाहनों से जो गैसें होती है, प्रमुख वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है, यह गैस ऊपर जाकर एक अपनी परत बना लेती है और जब वर्षा होती है, सामान्यतः जब पहली वर्षा होती थी उस वर्षा के साथ ये जो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती हैं, ये उस वर्षा के साथ नीचे आती हैं और उसे हम अम्ल वर्षा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, सजीवों में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? सजीवों में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? प्रजनन की क्रिया, संवेदनशीलता की क्रिया, चलन की क्रिया या फिर उपर्युक्त सभी। तो सजीवों में जिनके अंदर जान पाई जाती है उनके अंदर ये सभी प्रकार की क्रिया होती है। प्रजनन करते हैं, संवेदनशीलता होती है, चलन। ठीक है, उपर्युक्त डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, पर्यावरण का रूप होता है तो जैविक अजैविक दोनों ही या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण का जो रूप होता है जैविक और अजैविक घटकों के मेल को यहाँ पर पर्यावरण कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण में जो सभी जैविक एवं अजैविक सभी प्रकार के तत्वों को यहाँ पर समाहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 लिखा हुआ पर्यावरण का घटक है तो प्राकृतिक, सामाजिक, संस्कृति या फिर उपर्युक्त दोनों। तो यहाँ पर भी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, ये दोनों प्राकृतिक भी होता है पर्यावरण एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक, इसको भी पर्यावरण में, संस्कृति को इसको भी पर्यावरण में शामिल किया जाता है। तो उपर्युक्त दोनों यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन जीव विज्ञान में, भूगोल में, शिक्षा में या फिर भौतिक शास्त्र में। पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन यहाँ पर किया जाता है शिक्षा में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यदि जीव विज्ञान की बात करें तो ये भी शिक्षा के अंदर आता है, भूगोल की बात करें तो ये भी शिक्षा के अंदर आता है, और भौतिक शास्त्र की बात करें तो ये भी शिक्षा के अंदर आता है, अर्थात इसका जो शिक्षा है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 29, तो यहाँ पर हो सकता है ये आपको ठीक से दिखाई ना दे रहा हो। क्वेश्चन 29 से लिखा हुआ है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पक्ष क्या है? ऑप्शन ए है यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण संचेतना, उपर्युक्त दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ है तो यहाँ पर भी ये दोनों से करेक्ट आंसर हो जाते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा एवं पर्यावरण संचेतना, यहाँ पर जागृत करना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई डेफिनेटली नहीं दे रहा होगा। तो लिखा हुआ है पर्यावरण संचेतना में महत्व दिया जाता है, पर्यावरण संचेतना में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष को, भावनात्मक पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण संचेतना में जैसे महत्व दिया जाता है वो होता है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भावनात्मक पक्ष को। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का बीच में नहीं बोला है वीडियो में, तो ये आप लोग कर देना और इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।